इजरायल एक बार फिर दुनिया के सामने अपने सबसे बड़े राजनीतिक और नैतिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है, जहां भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और सैन्य जवाबदेही के मुद्दे फिर से उभर आए हैं। सोमवार की सुबह अल मनार न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट ने पूरे इजरायली समाज में भूचाल ला दिया, जब पुलिस ने एक विशाल भ्रष्टाचार जांच के हिस्से के रूप में देश के कई लेबर यूनियन दफ्तरों पर छापा मारा और कई शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में सबसे बड़ा नाम इजरायली लेबर यूनियन के प्रमुख अर्नोन बार डेविड का है, जिनके साथ उनकी पत्नी और अन्य उच्च अधिकारी भी हिरासत में लिए गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक इन अधिकारियों से रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों में पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस पूरे केस में करीब 350 लोगों से पूछताछ की जाएगी। जांच रिपोर्ट बताती है कि बीमा व्यवसाय से जुड़े कुछ बड़े व्यापारी यूनियन के अंदर एक संगठित भ्रष्टाचार नेटवर्क चला रहे थे, जहां पैसों के बदले सरकारी सेवाओं और फायदे दिए जा रहे थे। 2 वर्षों तक गुप्त रूप से चलने वाली इस जांच ने अब जाकर गिरफ्तारी के चरण में प्रवेश किया है और इसे कब्जे वाले इलाकों के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मामला कहा जा रहा है। इस खबर ने इजरायल की उस छवि को झकझोर कर रख दिया है जो खुद को मध्य पूर्व में लोकतंत्र और पारदर्शिता का प्रतीक बताती है। लेकिन यही नहीं, एक और सनसनीखेज घटना ने इजरायल के सरकार और सेना दोनों को शर्मसार कर दिया। फलस्तीनी कैदी के साथ इजरायली सैनिकों द्वारा किए गए अत्याचार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सेना की पूर्व सैन्य अभियोजक इफात तोमर यरूशलमी को गिरफ्तार किया गया। ये वही अधिकारी है जिन्होंने पिछले साल ये वीडियो मीडिया को लीक किया था। पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और कुछ घंटों तक लापता रहीं, जिससे उनके आत्महत्या की अफवाहें फैल गईं। लेकिन बाद में इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने पुष्टि की कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस घटना ने इजरायली सेना की नैतिकता पर एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सत्ता की रक्षा में इजरायल अपनी ही संस्थाओं के लोगों को कुचल रहा है? वीडियो लीक के कारण सरकार और सेना के अंदर जो घबराहट फैली है, उसने ये साफ कर दिया कि फलस्तीनी कैदियों के साथ होने वाली घटनाएं अब अंदर ही अंदर सड़ रहे उस तंत्र का हिस्सा हैं जो सालों से जवाबदेही से बचता आ रहा है। दूसरी ओर यमन से भी इजरायल के लिए चेतावनी की गूंज सुनाई दी है। हौती संगठन अंसारुल्लाह के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल फराह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यमन पूरी तरह से तैयार है और ये कोई प्रचार नहीं बल्कि वास्तविक तैयारी है। उन्होंने कहा कि यमन किसी भी आक्रामक कदम का राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मूल्य चुकवाएगा और ज़ायोनी सत्ता को उसके अपराधों की कीमत इतिहास और भविष्य दोनों में चुकानी पड़ेगी। अल फराह ने साफ कहा कि अंसारुल्लाह ये मानता है कि ज़ायोनी ताकतें पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना चाहती हैं और हर विरोधी को दबाने की कोशिश में हैं। लेकिन यमन किसी पर हमला नहीं करता, वह केवल अपने ऊपर हुए किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हौती लड़ाके लाल सागर में इजरायल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले कर रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि क्षेत्रीय तनाव किसी भी समय विस्फोटक मोड़ ले सकता है। इस बीच अमेरिका में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका फिलहाल यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें नहीं देगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह इस समय ऐसा कोई समझौता नहीं करना चाहते जो यूक्रेन को रूस के खिलाफ इन लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दे। ट्रंप ने कहा कि वह युद्ध को और भड़काना नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि भविष्य में यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो वो अपना फैसला बदल सकते हैं। फ्लोरिडा से वॉशिंगटन जाते समय पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वे नाटो देशों को टॉमहॉक बेचने पर विचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी ऐसा नहीं है। इस बयान से साफ है कि ट्रंप की विदेश नीति अब पहले की तरह आक्रामक नहीं रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कई बार अमेरिका से इन मिसाइलों की मांग की थी ताकि वे रूस के अंदर तक प्रहार कर सकें, लेकिन क्रेमलिन ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि ऐसा कदम स्थिति को और भड़का देगा। इस सब के बीच ट्रंप का शांत रुख ये दिखाता है कि वह किसी नए युद्ध की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, बल्कि वे अब अमेरिकी हितों को पहले रखने की नीति पर लौट आए हैं। हालांकि ट्रंप ने एक और विवादास्पद बयान में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने सीबीएस न्यूज के कार्यक्रम 60 मिनट्स में दावा किया कि न सिर्फ उत्तर कोरिया, रूस और चीन बल्कि पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है। ट्रंप के इस दावे ने पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हैरान कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल के महीनों में किसी परमाणु परीक्षण की घोषणा नहीं की थी। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका को खुद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की क्या जरूरत है, तो ट्रंप ने कहा कि हमारे पास दुनिया को 150 बार खत्म करने जितना परमाणु हथियार है, लेकिन हमें कैसे पता कि ये काम करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहे हैं और अमेरिका अकेला ऐसा देश है जो चुप है। उन्होंने जोड़ा कि हमें सिर्फ दूसरों को देख नहीं सकते, हमें ये जानना होगा कि हमारे हथियार काम करते हैं या नहीं।
इस बयान ने न केवल अमेरिकी परमाणु नीति पर सवाल उठाए, बल्कि ये भी दिखाया कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका फिर से शक्ति प्रदर्शन के रास्ते पर लौट सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मुद्दा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों के साथ चर्चा की है, ताकि परमाणु संतुलन को बनाए रखा जा सके। इन घटनाओं की श्रृंखला ये दर्शाती है कि दुनिया एक नए अनिश्चित दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां इजरायल के अंदरूनी भ्रष्टाचार, मध्य पूर्व की क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक परमाणु प्रतिस्पर्धा एक साथ आगे बढ़ रही हैं। इजरायल के लिए यह एक दोहरा संकट है, एक तरफ आंतरिक नैतिक पतन और दूसरी तरफ बाहरी मोर्चों पर बढ़ती दुश्मनी। जब किसी देश की न्याय प्रणाली और सैन्य ढांचा खुद संदेह के घेरे में आ जाए तो उसकी सुरक्षा भी कमजोर पड़ जाती है। आर्नोन बार डेविड जैसे बड़े यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी ये बताती है कि इजरायल का आर्थिक और राजनीतिक ढांचा अंदर से कितना सड़ चुका है। वहीं इफात तोमर यरूशल्मी की गिरफ्तारी ये सवाल उठाती है कि क्या सच्चाई सामने लाने वालों को सजा दी जा रही है। ये एक ऐसा समय है जब इजरायल के नागरिक खुद से पूछ रहे हैं कि क्या ये वही देश है जो खुद को लोकतंत्र का गढ़ कहता है। दूसरी ओर यमन की चेतावनी और लाल सागर में बढ़ती अस्थिरता ये संकेत दे रही है कि गाजा की जंग सीमाओं के पार फैल सकती है। हर दिन नए मोर्चे खुल रहे हैं और अमेरिका और रूस की नीतियों का असर इस पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। ट्रंप का शांत रहना और टॉमहॉक मिसाइलों से पीछे हटना एक और राहत की बात है, लेकिन उनका परमाणु परीक्षण शुरू करने का संकेत एक और भयावह संदेश देता है कि आने वाले महीनों में दुनिया को शक्ति संतुलन की नई लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक नेतृत्व कमजोर दिख रहा है, संस्थाएं बिखर रही हैं और सच्चाई कहने वालों को दंडित किया जा रहा है। इजरायल की हाल की घटनाएं सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था की झलक है जहां सत्ता और धन का गठजोड़ न्याय, पारदर्शिता और हिमानता पर भारी पड़ रहा है। यह स्पष्ट है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला इतिहास की दिशा बदल सकता है। भ्रष्टाचार, युद्ध, हथियार और सत्ता की इस दौड़ में मानवता कहां खड़ी है, यह सवाल अब सिर्फ इजरायल या अमेरिका का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है।